गांव में कहावत है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नेताओं के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी चलती है। जब वो चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, तब ईवीएम ठीक होती है, तब चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में खराबी ढूंढते हैं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, और फिर ये कहने लगते हैं कि हाँ, हम इस्तीफा क्यों दें, हम जनादेश का सम्मान क्यों करें। और जब जीत जाते हैं तो कहते हैं जनता की जीत है, हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने हरा दिया है। ये बात ममता बनर्जी पर भी लागू होती है। यूं तो ममता बनर्जी बड़ी कद्दावर नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार जब हारी हैं तो बौखलाहट नजर आने लगी है, और उसी की वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं। मैं नहीं चाहता था कि मैं वीडियो बनाऊं। ममता की मैंने तारीफ भी की थी कि हाँ, वो बहुत कद्दावर नेता है, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है, और उस स्टेटमेंट सामने आने के बाद मुझे ये लगा कि आखिर अब तक 15 सालों से जिस ईवीएम के सहारे आप चुनाव जीत रही थी, जिस ईवीएम के सहारे आप मुख्यमंत्री बनकर राज कर रही थी, जिस ईवीएम के सहारे आपके परिवार में अभिषेक बनर्जी सांसद बने हैं, अब वही ईवीएम खराब हो गया, अब वही चुनाव आयोग खराब हो गया। जो राहुल गांधी जाकर ये सवाल उठा रहे थे पश्चिम बंगाल में कि ममता के सरकार में सिर्फ उन लोगों को नौकरी मिलती है जो टीएमसी के वर्कर होते हैं, अब वो राहुल गांधी अच्छे हो गए। इस पूरे वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगा, और साथ ही विपक्षी दलों के जो नेता होंगे अगर वो सुनेंगे तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के चक्कर में अपनी राजनीति को बर्बाद न करें। और ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बात अब देश की है, और जब बात देश की होगी तो न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। और इसीलिए ये वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हूं। मैंने वीडियो बनाया था कि आखिर बंगाल में किस तरीके से बीजेपी मछली के नाम पर सियासत कर रही है, और ये वीडियो अब ममता बनर्जी के लिए। जो लोग सहमत हों वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और जो सहमत ना हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। पहले बात ममता बनर्जी के स्टेटमेंट की। ममता बनर्जी ने सीधे कहा कि मैं हारी नहीं हूं और इस्तीफा नहीं दूंगी। ये बड़ा स्टेटमेंट। अगर आप हारी नहीं हैं तो भवानीपुर से आप कैसे, क्या आप विधायक बन गई हैं? नहीं, आपकी पार्टी हारी है, और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको चुनाव में हार मिली है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो फिर पिछले 3 चुनाव, चाहे वो 2011 रहा हो, चाहे वो 2016 रहा हो, चाहे वो 2021 रहा हो, फिर आपने कैसे स्वीकारा कि आपने जीत हासिल की है? और तब भी चुनाव उसी ईवीएम के सहारे हुए थे। और ममता ने आगे कहा है कि इंडिया ब्लॉक के मेरे सभी साथियों ने मुझे फ़ोन किया है। अखिलेश ने तो कहा कि मैं आ रहा हूं, तो मैंने बोला नहीं, आप बाद में आइए। और ममता बोली कि अब मैं आज़ाद पंछी हूं और मैं कुछ काम करने के लिए अब तैयार हूं। इंटरेस्टिंग बात पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा, क्योंकि 7 मई को पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल रहा है, जब भी कोई नेता हारता है चुनाव, उसके बाद से अगर मुख्यमंत्री की बात करें, वो राज्यपाल को जाकर इस्तीफा देता है, और इस्तीफे के बाद नई सरकार की गठन की कार्यवाही की शुरुआत की जाती है। और प्रोटोकॉल भी होता है कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक राज्यपाल उस सिटिंग सीएम से कहते हैं कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर तब तक रहिए। ये सारी चीजें होती हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, देश की चुनावी प्रक्रिया है। और अब इसी प्रक्रिया पर ममता सीधे ममता क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, और फिर कहती हैं कि मैं लोकतंत्र की रक्षक हूं। फिर वो सवाल उठाएंगी, फिर वो टीएमसी वाले कहेंगे कि हम लोकतंत्र की दुहाई देते फिरेंगे। और जो लोग अगर इसमें टीएमसी का साथ देंगे, उन पार्टियों पर भी सवाल उठेगा कि क्या आप सच में लोकतंत्र के पालनहार हैं या आप पालन करते हैं। गौरव गोगोई का स्टेटमेंट अच्छा लगा। गौरव गोगोई ने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस हार की। हालांकि गौरव गोगोई सांसद भी हैं। तो अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो इसके बाद 7 मई तक तो राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाएगा, जो कि 9 मई बताया जा रहा है, तब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। अब बात ममता के उस बयान पर कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे हराया गया है। सीधे सवाल उठाया जा रहा है ईवीएम पर। लेकिन अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है तो टीएमसी के पक्ष में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोट कैसे पड़ गए? टीएमसी को 80 सीटों पर जीत कैसे मिल गई? बीजेपी को 207 सीटों पर जीत मिली है, और बीजेपी के खाते में जो लोगों ने वोट किया है, 2 करोड़ 92 लाख से अधिक लोगों ने मतदान किया है बीजेपी के पक्ष में। अगर हम बीजेपी और टीएमसी की तुलना करेंगे तो लगभग 32 लाख वोटों का ही डिफरेंस है दोनों दलों के बीच। तो अगर ईवीएम पूरा हैक था, पूरा खराब था, पूरा सिस्टम लग गया था, तो इतना वोट टीएमसी को कैसे मिल जाता? बड़ा सवाल यह है। और अगर इस बार ईवीएम हैक हुआ है,
जो विपक्षी दलों का दावा है, जो ममता का दावा है, जो टीएमसी के नेताओं का दावा है, तो फिर जब 2021 में आपने 200 से ज़्यादा सीटों पर सफलता हासिल की थी, तो क्या तब भी ईवीएम हैक हुआ था? क्या उस वक्त भी ईवीएम हैक हुआ था जब 2016 में आपकी सरकार बनी थी? क्या उस वक्त भी ईवीएम हैक हुआ था जब 2011 में पहली बार आपने वाम दलों को हराकर सरकार बनाई थी और उस समय तो केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी? तो क्या उस समय भी ईवीएम हैक हुआ था? और अब ईवीएम पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, ईवीएम पर सवाल अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव के जो 37 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, क्या तब भी ईवीएम हैक था? क्या तब भी ईवीएम हैक था? ये बड़ा सवाल उठेगा। जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं लोकसभा में और उसी की वजह से उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ है, तो क्या तब भी ईवीएम हैक था जब राहुल गांधी ने चुनाव जीत हासिल की? सवाल तब भी उठेगा जब प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा जीतकर पहुंचती हैं और माननीय सदस्य बन जाती हैं, तो क्या तब भी ईवीएम हैक था? क्या 2004 में जब पहली बार यूपीए की सरकार बनी थी, क्या तब भी ईवीएम हैक था? क्या 2009 में जब कांग्रेस और यूपीए सरकार वापसी करती है, तो क्या तब भी ईवीएम हैक था? क्या कर्नाटक के चुनाव में ईवीएम हैक था? क्या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ईवीएम हैक था? और क्या इस बार केरला में जो कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, क्या वहां भी ईवीएम हैक है? क्योंकि अगर वहां बीजेपी चाहती, चुनाव आयोग चाहती, तो बीजेपी कहती नहीं, मेरी सरकार बनेगी, जो करना है कर। फिर यह सवाल उठेगा, क्या तमिलनाडु में भी ईवीएम हैक था? क्या विजय थालापति की जीत ऐसे आसमान से हो गई? और अगर विजय थालापति के चुनाव में भी ईवीएम हैक था, तो कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करने की बात क्यों कर रही है? तो ये ममता को लेकर ये सारे सवाल खड़े होंगे, और ये जब सवाल खड़े होंगे तो सोचना पड़ेगा हमें और आपको कि देश में कैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। ममता ने कहा मैं अब खुली पंछी हूं, आजाद पंछी हूं, तो क्या आप देश में आग लगाने की कोशिश करेंगे? 15 सालों में अगर आपने काम किया होता, आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की होती, तो आज आपकी यह दशा नहीं होती। जहां लोग धार्मिक स्वतंत्रता महसूस न कर पाए, अगर ऐसा सिचुएशन होता तो आज आपकी ये नौबत नहीं आती। आपको हार एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या ममता के जो 2024 में सांसद पहुंचे हैं वो सब ईवीएम हैक था? ये बड़ा सवाल उठेगा। और ये सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि ममता चुनाव हारी है, ये सवाल उन भावनाओं का भी है, उन मतदाताओं का भी है जिन्होंने आपके पक्ष में मतदान नहीं किया। आप उनकी भी कद्र करिए, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने आपको 15 सालों तक बंगाल की कुर्सी पर बिठा के रखा। अब आप कहेंगे ईवीएम हैक था, और किसकी बात कर रही हैं? अरविंद केजरीवाल। उनको भी दिल्ली की जनता लगातार जब 70 में 67 सीटें जिताकर बना रही थी, तब अरविंद केजरीवाल भी के लिए ईवीएम ठीक था। जब 70 में 63 विधायक उनके आ रहे थे, तब ईवीएम ठीक था। और जैसे वो चुनाव हार जाते हैं, तो अब तक दिल्ली में कब कितने नजर आते हैं? अब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, क्या दिल्ली में वो मिलते हैं किसी से? और फिर आप 5 साल बाद आकर कहेंगे यार हम फिर से चुनाव हारते हैं। तो सवाल यहां ये उठेगा, अब अगर आप चुनाव हारी हैं, आप एक्सेप्ट करिए जनादेश को, जाइए गली गली जाइए, मोहल्ले मोहल्ले जाइए, लोगों से मिलिए। ममता आप फाइटर रही हैं, आपने जेपी से टकरा गई थी आप कमेज में, सैल्यूट है उसके लिए। लेकिन इस तरीके से कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और फिर आप कहेंगे कि मुझे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसा है, मुझे इस देश की डेमोक्रेसी पर यकीन है। सवाल खड़े हो जाते हैं ना, ये किस तरीके का डबल स्टैंडर्ड है? और जो राहुल गांधी बंगाल में जाके ममता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, वही राहुल अब सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कैसा डेमोक्रेसी? क्या हम इस तरीके की डेमोक्रेसी चाहते हैं? क्या हम अशिक्षितों को इस आग में झोंक देना चाहते हैं कि वो देश को जला दें? क्योंकि ममता के बयान से ही लगता है। क्या ममता और विपक्षी पार्टी ये चाहते हैं कि लोग सड़कों पर उतर जाएं, हंगामे करें, शोर करें? जब आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, जब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार बनती है तो बहुत ही खुशियों के साथ वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जाते हैं। तो जब हार होती है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करना? केरला में शपथ ग्रहण होगा तो कांग्रेस के नेता जाएंगे ना, शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे ना, शपथ लेंगे ना, इस देश के संविधान की शपथ लेंगे ना। और फिर इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको यकीन नहीं है, आपको यह लगने लगा है कि अगर आप एक बार मुख्यमंत्री बन गई, अब आपको कोई हटा नहीं सकता है। ये कहां से आप इतने मन में मैल रखकर आप राजनीति कर रही हैं?
उस मन के मल को निकालिए। हारी हैं, शुभेंदु ने हराया है, जो आपका खास हुआ करता था, क्यों आपसे दूर हुआ? इस बात पर आपको गहन चिंतन करना चाहिए, न कि इस बात पर आपको पूरा बौखलाहट नज़र आपकी आनी चाहिए कि नहीं नहीं हम कैसे हार सकते हैं। क्यों? इस देश में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, और इंदिरा गांधी ने तब प्रूव कर दिया था 3 सालों बाद ही कि वो कमबैक कर सकती हैं। जब 77 का चुनाव इंदिरा गांधी हारती हैं तो वो चुनाव आयोग पर दोष नहीं मढ़ती हैं, देश के जनादेश का सम्मान करती हैं और 3 साल के अंदर फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस को सत्ता में वापस लाती हैं, वो इंदिरा गांधी। अगर कांग्रेस पार्टी आज सवाल उठा रही है तो इंदिरा से सीख लो बहुत सारी चीजें। क्या मतलब, ये बतौर युवा, मैं बतौर जर्नलिस्ट को किनारे रखता हूं एक पल के लिए, लेकिन बतौर युवा जिसका भरोसा है इस देश की डेमोक्रेसी में, जिसको ये लगता है कि चुनावी प्रक्रिया के साथ आप जा सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं, और अगर आप हारिए तो आप एक्सेप्ट करिए ना। एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? जब भी आपको राजनीतिक तौर पर हार मिले तो आप मजबूती के साथ वापस आइए। अगर आज आप बीजेपी से ही सीख लो, 3 सीटें 10 साल पहले उसके पास थी, लेकिन वो लगातार मेहनत करते रहे। कई कार्यकर्ताओं की उनकी हत्या की है, आप ही की सरकार में हुई है। जब आप मुस्लिम दंगाइयों के पैरोकार बन रही थी, उस वक्त बीजेपी के लोग ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे और आपके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सोचना पड़ेगा, ये वक्त है आप सेल्फ असेसमेंट करिए, खुद का मूल्यांकन करिए। अगर मूल्यांकन आप नहीं करेंगे और फिर राजनीति में आप इस द्वेष भरे बयान देंगे तो इस देश की डेमोक्रेसी पर सवाल उठेगा, लोगों का भरोसा उठेगा, और फिर जो देश में नहीं होना चाहिए शायद वो हो जाएगा।